हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का हमारी दुनिया क्लास 8 का क्या पढ़ाने वाला हूँ। क्लास 8 का हमारी दुनिया पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने आपको इकाई 2 आज तो स्टार्ट कर दिया हूँ, लेकिन इससे पहले इकाई 1 का जो भी है सारा कुछ मैंने पढ़ा दिया। जाके प्ले लिस्ट पर आप वो वीडियो चेक कर सकते हो, वो सब पढ़ के ही पढ़िएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। आज हम क्लास 8 का हमारी दुनिया भारतीय कृषि पढ़ेंगे। भारतीय कृषि पढ़ेंगे, इंग्लिश में इसको कहते हैं इंडियन एग्रीकल्चर। क्या कहते हैं? इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर, क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं सब। तो हमारे भारत के जो भारतीय कृषि इंडियन एग्रीकल्चर हैं, इसके बारे में आज पढ़ेंगे, समझे ना। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर प्रवेश किए, हमारे चैनल पर विजिट किए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए, समझे। सब्सक्राइब कर लीजिए, समझे। अब आइए देखिए, भारतीय कृषि के क्षेत्रों के आधार पर भारतीय कृषि को 3 भागों में बांटा गया। क्या भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। भारतीय कृषि को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। सबसे आता है कि प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र। क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। सबसे पहले आता है प्राथमिक क्षेत्र, उसके बाद आता है द्वितीयक क्षेत्र। क्या आता है? द्वितीयक क्षेत्र। और इसके बाद आता है तृतीयक क्षेत्र। क्या आता है? तृतीयक क्षेत्र। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि कार्य आता है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि कार्य। और द्वितीय क्षेत्र जो होता है उसमें उद्योग आता है। क्या आता है? उद्योग। और तृतीय क्षेत्र जो होता है उसमें आता है सेवा क्षेत्र। क्या आता है? सेवा क्षेत्र। तो आप समझिए, भारतीय कृषि को क्षेत्रों के आधार पर 3 क्षेत्र में बांटा गया। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि कार्य आते हैं, और द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आते हैं, और तृतीय क्षेत्र में क्या आते हैं? सेवा क्षेत्र आते हैं। अब देखिए, इसमें तो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। देखिए, यह क्वेश्चन तो आपसे पूछा भी जाएगा, समझे। देखिए क्या कहता है? कहता खेती करना जिसे हम कृषि कार्य कहते हैं। खेती करना जिसे हम क्या कहते हैं? कृषि कार्य कहते हैं। यह एक प्राथमिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? प्राथमिक क्रिया है। हमारे देश की 60% जनसंख्या कृषि कार्यों पर ही जीविका पाती है। मतलब कि 100 में 60 लोग जो होते हैं जो कृषि कार्य करते हैं। भूमि को जोत कर विभिन्न प्रकार के फसलें, सब्जियां, फल फूल उपजाना, पशुओं का पालना, मत्स्य पालन करना इत्यादि क्या है? कृषि कार्य हैं। कृषि कार्य पूछेगा क्या क्या होता है? ये कि भूमि को जोतकर अन्य प्रकार की फसलें, सब्जियां, फल फूल उपजाना, पशुओं का पालना, मत्स्य पालन करना इत्यादि सभी कार्य क्या है? कृषि कार्य हैं। अब देखिए, कृषि उत्पाद पर दूसरे अनेक उद्योग निर्भर करते हैं। मतलब कृषि उत्पाद पर दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं। खेती करना एक तंत्र की तरह है। खेती करना एक तंत्र की तरह है। इसमें बीज, सिंचाई, खाद, उपकरण व श्रमिक लगते हैं। और उसके बाद देखिए, जुताई, बुआई, निराई, कटाई एवं चरणबद्ध प्रक्रियाएं की जाती है। तब जाकर अंतिम उत्पाद के रूप में हमें अनाज, दलहन, फल, फसल, सब्जियां, ऊन, डेयरी उत्पाद, दुग्ध, मांस इत्यादि प्राप्त होते हैं। कृषि करने की विधि एवं तकनीक प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र में क्या होती है? अलग प्रकार की होती है। कृषि करने की तकनीक एवं प्रकार सब क्षेत्र में अलग अलग होती है। देखिए, ये कृषि करने का क्षेत्र। ये पुराने ज़माने के धान की बुआई के लिए खेत को तैयार पहले हल बैल चलता था। अब तो ट्रैक्टर आ गया, समझे ना। रोटावीटर आ गया, तरह तरह के आ गए, नौफारा आ गया, समझे ना। अब उससे हो जाता है। तब तो इसकी जरूरत पड़ती ही नहीं। अब तो बहुत कम ही नज़र आते हैं, समझे ना। बैल से खेत को जोतते हुए बहुत ही कम देखिएगा बिहार में, समझे। बहुत कम हो गया। हमारे क्षेत्र में तो नाम मात्र का इक्का दुक्का बचा हुआ है, समझे ना। अब देखिए आगे, अब देखिए आगे जो सब इम्पोर्टेंट तथ्य होगा मैं उन सबको आपको बताऊंगा। अब देखिए, स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? तो आप कहिएगा कि खेती की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जंगलों को साफ कर व गड्ढों को भरकर फसल उपजाई जाती है तथा सालों साल फसल उपजाते रहने से वहाँ ज़मीन की उर्वरा शक्ति जब कम हो जाती है, तब वो वहाँ खेती करना छोड़कर जंगल के किसी दूसरे हिस्से को साफ करके वहाँ खेती करने लगते हैं। इसे हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं। कौन सा कृषि कहते हैं? स्थानांतरित कृषि। आप परिभाषा यहाँ से लेके यहाँ तक स्थानांतरित किसे कहते हैं लिख लीजिएगा। अब देखिए, इस स्थानांतरित कृषि में समझे, इस तरह की खेती में ना तो आधुनिक उपकरण का उपयोग किया जाते हैं और ना ही खाद का उपयोग किया जाता है, समझे ना। अब कहता है कि इसमें पारिवारिक श्रम का ज़्यादा उपयोग होता है। मतलब परिवार से मिलकर करते हैं और उपज भी अपेक्षाकृत कम प्राप्त होती है। इस तरह की कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि भी के रूप में भी जाना जाता है। अब देखिए, विश्व में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, समझे ना। विश्व के अनेक भागों में इसे झूम कृषि की जाती है, जिन्हें विभिन्न देशों में विश्व के अनेक भागों में झूम कृषि की जाती है, जिसे अनेक देशों में अनेक अनेक नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए, वेनेजुएला में इसको कोंको कहता है, मलेशिया में लदान कहता है, मैक्सिको में मिल्पा कहता है, और ब्राज़ील में क्या कहता है? रोका। ब्राज़ील में क्या कहता है? लोका। ये सब याद करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ते हैं, एक दो याद रहता है तो बहुत काम देगा। अब देखिए, कहता है कि स्थानांतरित कृषि को लोग अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे असम और उत्तर
पूर्वी के क्षेत्रों में इसे झूम खेती के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश में पोडू कहता है, नाम एक ही है, अलग अलग कहता है। उड़ीसा में पाम डाबी कहता है। केरल के क्षेत्रों में कुमारी कहता है। राजस्थान में बालरे कहता है। हिमालय क्षेत्र में खील कहता है। और उत्तर झारखंड में कुरुल कहता है। इत्यादि राज्यों में इत्यादि नाम से जाना जाता है। अब देखिए, इस तरह से की जाने वाले खेतों को मुख्य रूप से चावल और मक्के की फसल उगाई जाती है। इस तरह केवल चावल और मक्के की खेती उपजाई जाती है। अब देखिए, इसमें कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। समझे कि गहन कृषि किसे कहते हैं, गहन कृषि किसे कहते हैं। तो आप कहिएगा, भारत के उन क्षेत्रों में जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहाँ गहन आजीविका कृषि की जाती है। इस पद्धति में कम से कम भूमि में अधिकतम उत्पादन का प्रयास किया जाता है। इसके लिए श्रम, उर्वरक और उपकरणों का भरपूर प्रयोग किया जाता है और एक वर्ष में एक ही खेत में अनेक प्रकार की फसल उगाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, गहन कृषि भी कहते हैं। बिहार में इसी प्रकार की खेती की जाती है। बिहार में किस प्रकार की खेती की जाती है, तो गहन कृषि। जैसे मान लीजिए कि आपका यह खेत है, आपका यह क्या है, खेत। आप क्या क्या इसमें पंक्ति पंक्ति मकई रोप दिए, क्या रोप दिए, मकई रोप दिए, क्या रोप दिए बाबू रे, मकई रोप दिए। और बीच बीच में आलू रोप दिए, बीच बीच में क्या रोप दिए, आलू। और इसके क्यारे क्यारे पर जय बुन दिए, क्या बुन दिए, जय बुन दिए, समझे। और इसके बाद देखिए, और न इसमें बकला बुन दीजिए, समझे, सरसों लगा दीजिए, तो मुराई लगा दीजिए, तरह तरह के फसल उगा लेते हैं, समझे ना। उससे हम क्या कहते हैं, गहन कृषि एक ही खेत में। अब देखिए, इसमें एक नक्शा है, भारत का नक्शा है, समझे ना। इसमें कहता है कि गेहूं जो होगा, कौन सा बाबू रे, गेहूं, जो गेहूं का क्षेत्र होगा, समझे ना, वो कैसे होगा, गेहूं का क्षेत्र जो जहाँ गेहूं उपजाया जाएगा वो ऐसे दिखाया गया होगा। और जो सब जहाँ धान या चावल की खेती होती है वो ऐसे दिखाया गया होगा। देखिए, ये ऐसे दिखाया होगा ना, ऐसे। यहाँ समझिए गेहूं की फसल होती है, गेहूं की फसल होती है। यह देखिए, ये ऐसे दर्शाया, समझ लीजिए यहाँ धान या चावल की फसल होती है। तो आप ये समझ गए, समझ। अब ये समझ गए तो अब देखिए आगे। अब आगे देखिए, अब कहता है कि आम, लीची, कपास, नारियल, चाय, कॉफी, मसाले, रबर, केला, बांस आदि के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। पर्दे पर हरियाली छाई हुई आधुनिक कृषि उपकरणों के साथ लोगों ने बागान और खेतों में कार्य दिखाई पड़ रहे हैं। और पर्दे पर आवाज़ गूंथी जा रही है कि वाणिज्य कृषि क्या है। देखिए, वाणिज्य कृषि की परिभाषा आप लिखिएगा कि वाणिज्य कृषि किसे कहते हैं। कहिएगा कि आधुनिक कृषि उपकरणों और बड़े पूंजी निवेश से बड़े बड़े पैमाने और फसलों का उत्पादन करते हैं, जिसकी बिक्री के लिए बाजार उपलब्ध रहता है। इस प्रकार की कृषि को वाणिज्य कृषि कहलाती है। उत्तरी बिहार में मखाना, केला और तंबाकू की कृषि क्या है, वाणिज्य कृषि है। और इसके और उदाहरण लिखना चाहते हैं तो आम हो गया, लीची, कपास, नारियल, चाय, कॉफी, मसाले, रबर, केला, बांस इत्यादि, ये सब वाणिज्य कृषि के उदाहरण है। अपना वाणिज्य कृषि के क्या है, उदाहरण। अब देखिए, अब आते हैं आगे, जो इम्पोर्टेंट, जो भी इम्पोर्टेंट होगा हम वो सारा इम्पोर्टेंट बताएंगे। फालतू की चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ेंगे, समझे ना। आप लोग टेंशन मत रहिएगा कि ये नहीं पढ़े, ये नहीं पढ़े, इसमें मतलब भागिएगा, समझे ना। जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए काम है, वही पढ़ेंगे। फालतू की चीज़ पढ़ के क्या बताएंगे आपको, हम क्या समझाएंगे, उसमें कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। वो खुद आप खुद पढ़िए। अगर आप बैठे हुए हैं घर पे तो पढ़िए, समझे ना। बैठने से क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है, समझे ना। अब देखिए, कहता है कि भारतवर्ष में ऋतुओं के अनुसार फसलें रोपी और काटी जाती है। यहाँ मुख्य रूप से 3 फसल ऋतु में पाई जाती है। भारत में कितने फसल ऋतु में पाई जाती है, 3, खरीफ, रबी और जायद फसल। खरीफ, रबी और जायद को कहते हैं गर्मा फसल, क्या कहते हैं, गर्मा फसल। अब देखिए, खरीफ फसल किसे कहते हैं, कहिएगा कि मानसून आने के साथ ही अर्थात जून जुलाई में बोई जाने वाली और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाने वाले फसलें को क्या कहते हैं, खरीफ फसल कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, धान हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, जूट हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा। और इसके अलावा देखिए, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, कपास, ये सब किसका उदाहरण है, ये सब खरीफ फसल का उदाहरण है। अब आइए, अब देखते हैं रबी फसल किसे कहते हैं। कहिएगा, ऐसा फसल जो अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है और मार्च अप्रैल के महीने में काट ली जाती है। और इस दौरान उपजने वाले फसलों का तापमान एवं जल की आवश्यकता खरीफ की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, लेकिन खुली धूप और नमी आवश्यकता होती है। जैसे इसका उदाहरण कहिएगा कि गेहूं, चना, मटर, मसूर, जौ इत्यादि, ये सब किसका उदाहरण है, ये सब कहिएगा रबी फसल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है बाबू रे, रबी फसल का उदाहरण है। अब देखिए आगे, अब एक आता है जायद फसल, क्या आता है बाबू रे, जायद फसल। तो जायद फसल कहिएगा कि खरीफ और रबी के बीच अर्थात गर्मी के मौसम में जो फसलें बोई जाती है उसे क्या कहते हैं, जायद फसल। जो गर्मी के मौसम में बोई जाएगी उसे क्या कहेंगे, जायद फसल कहेंगे। जैसे हम देखिए, तरबूज, ककड़ी, खीरा, सब्जी इत्यादि जायद फसलें हैं।
अब देखिए इसमें कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, अब इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, समझे। उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर फसल को 5 भागों में बांटा गया, उपयोगिता के आधार पर फसल को 5 भागों में बांटा गया, समझे। इम्पोर्टेंट यहाँ है। अब देखिए कौन कौन सा है 5 भाग, 5 भाग मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला आता है खाद्य फसल, क्या आता है खाद्य फसल, उसके बाद रेशेदार फसल, तब पेय फसलें, तब बागवानी फसलें और लास्ट में वाणिज्य फसलें। तो फसलें कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। आपको याद हो गया होगा कि खाद्य फसलें, रेशेदार फसलें, पेय फसलें, बागवानी फसलें और व्यापारिक फसलें। अब देखिए खाद्य फसल किससे कहते हैं, समझे। कहिएगा कि जिसमें धान, गेहूँ, चना, मूंग, मटर, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का इत्यादि है। इनमें ज्वार, बाजरा, जौ, मक्का, रागी, महुआ आदि मोटे अनाज को श्रेणी में आते हैं। इनकी उपजाऊ कम होती है और भूमि और अल्प वर्षा में भी हो जाती है। इन सब फसलों को क्या कहते हैं, इन सब फसलों को कहते हैं खाद्य फसलें, क्या कहते हैं खाद्य फसलें कहते हैं। अब देखिए खाद्य फसलें क्या कहता है, कहता है कि खाद्य फसलों में दलहन, तिलहन मुख्य फसल है। खाद्य फसलों में दलहन और तिलहन। अब दलहन क्या होता है, तिलहन क्या होता है, अभी तुरंत समझ लेते हैं, समझ, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए दलहन सर्वाधिक प्रोटीन युक्त शाकाहारी खाद्य पदार्थ हैं। इसकी खेती रबी और खरीफ दोनों माह की अवधि में की जाती है। इसमें चना, अरहर, मूंग, मसूर, उड़द इत्यादि हैं, समझे ना। बिहार के ताल क्षेत्र में दलहन की फसलें खूब होती है और तिलहन की फसलें वैसी फसलें हैं, मतलब कि अब तिलहन की फसलें के बारे में पढ़ेंगे। कहिएगा कि तिलहन की फसलें वैसी फसलें हैं जिनके बीज काम में लाए जाते हैं और छोटे बीज वाले सरसों, तिल, अलसी, सूरजमुखी, जबकि बड़े बीज वाले सोयाबीन व नारियल होते हैं। इन सबको क्या कहते हैं, इनसे तेल निकाले जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम तिलहन कहते हैं। और देखिए खाद्य फसलें की परिभाषा ये भी लिख सकते हैं कि वे फसलें जिन्हें हम किसानों द्वारा भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपजाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, खाद्य फसलें कहते हैं, क्या कहते हैं, खाद्य फसलें कहते हैं। अब देखिए यह एक स्लाइड देख लीजिए, आपको समझने के लिए है, समझे, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए चावल के लिए चावल का औसत तापमान 25 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। वर्षा 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए और मिट्टी होनी चाहिए चिकनी दोमट मिट्टी। चिकनी दोमट मिट्टी में धान की फसल बेहतरीन होगी। गेहूं के लिए 10 से 20 तापमान रहना चाहिए। बुआई का समय 20 से 25 डिग्री रहना चाहिए और कटाई का समय भी होना चाहिए, समझे ना। और इसके वर्षा 50 से 75 चाहिए और इसके लिए मिट्टी कौन सा चाहिए, दोमट मिट्टी। अब देखिए ज्वार के लिए अधिक तापमान चाहिए, खूब तापमान चाहिए और कम वर्षा चाहिए। लाल पीली दोमट मिट्टी और वह बलुई मिट्टी में भी यह हो जाता है। अब इसके बाद है क्या, बाजरा। बाजरा के लिए अधिक तापमान चाहिए, कम वर्षा में हो जाता है, बलुई मिट्टी चाहिए। रागी, देखिए रागी के लिए अधिक तापमान होता है, कम वर्षा चाहिए और ये जो है ना रागी लालो मृदा में होता है, पीलियों में होता है, दोमटों में होता है, बलुई मिट्टी में हो जाता है, कौन सा, रागी। अब मक्का के लिए तापमान देखिए 21 से लेकर 27 के बीच होना चाहिए, समझे। इसके लिए वर्षा कोई सीमित नहीं, जितना वर्षा हो सकता है। जलोढ़ मिट्टी में यह होती है, जलोढ़ मिट्टी में यह होती है, समझे ना। अब देखिए अब आगे देखिए जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट को क्या कहा जाता है, सुनहरा रेशा। ऑब्जेक्टिव याद रखिए बाबू कि जूट को क्या कहा जाता है, सुनहरा रेशा कहा जाता है। अब रेशेदार फसलें देखिए क्या होती है, रेशेदार फसलें क्या होती है, कहिएगा कि कपास और जूट की फसलें प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। कपास के पौधों के लिए काली मिट्टी चाहिए, मतलब कपास के पौधों के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए, काली मिट्टी चाहिए। और वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा के साथ 210 पाला रहित दिन व खिले धूप की आवश्यकता होती है। यह गुजरात, देखिए कहाँ होती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान इत्यादि मुख्य उत्पादक राज्य हैं किसका, रेशेदार फसलें का। बिहार में कपास की खेती नहीं की जाती है लेकिन जूट की फसलें खूब उगाई जाती है, समझे न। यह कहते हुए मुस्कुराए पुनः आगे कहने लगे कि इसे सुनहरा रेशा कहते हैं, मतलब जूट को क्या कहते हैं, सुनहरा रेशा कहते हैं। देखिए बिहार में किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, दरभंगा, सहरसा में इसकी खूब उपज होती है, समझे न। आपको याद रखना है कि जूट की सबसे ज़्यादा उपज कहाँ होती है, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, दरभंगा और सहरसा में खूब उपज होती है। इसके लिए साधारण तापमान 25 से लेकर 35 डिग्री होना चाहिए और वर्षा 100 से लेकर 200 डिग्री होना चाहिए। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम में भी यह खूब उगाया जाता है, समझे न। अब कहता है कि झोलों को उठाकर दिखाया कि जूट से बनी यह दीवारों पर चुने जाने की, अब देखिए अब इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए अभी क्या कहता है, पेय फसलें किसे कहते हैं, पेय फसलें किसे कहते हैं। तो आप कहिएगा कि ऐसा फसल जिन्हें हम पीने के योग्य में लाते हैं उसे पेय फसल कहते हैं। एग्जाम्पल चाय या कॉफ़ी, चाय या कॉफ़ी। अब देखिए चाय या कॉफ़ी के बारे में जान लेते हैं, चाय या कॉफ़ी के बारे में क्या कहते हैं, जान लेते हैं चाय या कॉफ़ी क्या क्या है। अब देखिए
असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश में चाय की फसल होती है। तो चाय की फसल कहाँ कहाँ होती है? असम में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, मेघालय में होता है, त्रिपुरा में होता है, तमिलनाडु में होता है, केरल, हिमाचल प्रदेश में भी होता है, समझे ना। और अपने बिहार राज्य में भी होता है, किशनगंज और पूर्णिया जिले में भी चाय की फसल होती है। भारत में चाय अग्रणी निर्यातक देश है, मतलब भारत, पूरे भारत विश्व में चाय देखिएगा, भारत में तो भारत पूरा विश्व में चाय निर्यातक में सर्वश्रेष्ठ है, समझे ना। अब देखिए कहता है कि चाय और कॉफ़ी बनाने वाली कंपनियों का नाम पता करें, तो ये आप गूगल से सर्च कर लीजिएगा, समझे, नहीं तो हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे तो उसमें लिखवा देंगे, समझे। अगर दूसरी पेय फसल है कॉफ़ी, दूसरी पेय फसल क्या है? कॉफ़ी। पहला चाय, उसके बाद कॉफ़ी, समझे। भारतीय कॉफ़ी को मधुर कॉफ़ी भी कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, भारतीय कॉफ़ी को मधुर कॉफ़ी भी कहा जाता है। यह कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में पैदा किया जाता है। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के कारण काफ़ी कॉफ़ी लोकप्रिय है, मतलब कि भारतीय कॉफ़ी गुणवत्ता के कारण क्या है? काफ़ी लोकप्रिय है, समझे ना। अब आगे देखिए, अब देखिए अब आगे क्या आता है। अब आगे बागबानी फसल, क्या है? बागबानी फसल से कहिएगा ऐसा फसल जिसे बगीचों में उपजाया जाता है, उससे हम क्या कहते हैं? बागबानी फसल कहते हैं। जो बगीचों में उगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? बागबानी फसल कहते हैं। जैसे हम देखिए केला, आम, लीची, फल फूल इत्यादि घरेलू सामान, समझे ना। अब देखिए ये सब क्या हो गया? ये सब बागबानी फसल हो गया। आप सबका परिभाषा नोट करते जाइएगा। अब वो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव याद दिखिएगा, साग सब्जियों की खेती को क्या कहा जाता है? साग सब्जियों की खेती को क्या कहा जाता है? तो कहिएगा ट्रक फार्मिंग, कहिएगा ट्रक फार्मिंग। साग सब्जियों की खेती को क्या कहा जाता है? ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। अब देखिए आगे, अब वाणिज्य कृषि देख लेते, क्या देख लेते? वाणिज्य कृषि को देख लेते, छोड़ेंगे क्या? वाणिज्य कृषि, क्या वाणिज्य कृषि देखिए क्या होता है? कहिएगा ऐसा फसल जिसे उपजाकर बाजार में बेचकर मुनाफा कमाते हैं उसे क्या कहते हैं? व्यापारिक फसल कहते हैं। मतलब ऐसा फसल जिन्हें हम बाजार में बेचकर मुनाफा कमा लेते हैं अत्यधिक, उसे हम क्या कहते हैं? व्यापारिक फसल कहते हैं। जैसे रबर, मखाना, तंबाकू, मिर्च की गन्ना इत्यादि सब व्यापारिक फसल के उदाहरण है। आप उदाहरण में ये सब लिख सकते हैं और इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं। अधिक खास इंपॉर्टेंट यह है, 5 नंबर पूछेगा, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। इसके लिए आप अगर ये नहीं पढ़े तो फिर आपको जब प्रश्न उत्तर बनाएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अधिकतम 200 शब्दों में उत्तर दें तो वहाँ दिक्कत हो जाएगा, समझे। देखिए कहिएगा कि कृषि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? कृषि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? स्टार VVI लगाइएगा कि कृषि को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं, निम्न कारक हैं। सबसे पहले लिखिएगा वर्षा पर निर्भरता, समझे, वर्षा पर निर्भरता, लिख के डैश मारिएगा, समझे। कहिएगा भारतीय कृषि क्षेत्र का 1/3 भाग ही सिंचित है, शेष क्षेत्र मानसून की बारिश पर निर्भर करता है। कभी अल्प वृष्टि तो कभी अतिवृष्टि फसलों के उत्पादन को प्रभावित कर देते हैं। आप यहाँ तक लिख लीजिएगा, आगे नहीं लिखिएगा चलेगा। भारत व बिहार सरकार अधिक से अधिक भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाने का प्रयास कर रही है, समझे। इतना लिख दीजिएगा, हो गया। अब बता खेतों के छोटे आकार, खेतों के छोटे आकार। आप कहिएगा कि भारत में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या अधिक है। जमीन के पारिवारिक बंटवारे के कारण खेतों का आकार क्या होते जा रहा है? छोटा होता जा रहा है। अब यहाँ तक लिख दीजिएगा। अब आगे यह भी लिख सकते अगर चाहिएगा तब, चकबंदी के अभाव में भू जोत कर बिखरे हुए छोटे भू आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी होता है। मतलब मान लीजिए कि आप जोत कर छोड़ दिए बिखरे भू, तो वो कोई कुछ फायदा होगा? कुछ लगाइएगा तभी न कुछ फायदा होगा, कुछ लगाइए नहीं करिएगा तो कुछ फायदा कहाँ से होगा। अब देखिए अब कहता है कि भूमि का असमान वितरण, भूमि का असमान वितरण, कहिएगा भूमि का असमान वितरण से भी भारतीय कृषि प्रभावित हो रही है। अंग्रेज शासन के दौरान भू राजस्व वसूली के लिए लागू की गई जमींदार की प्रथा ने किसानों का शोषण किया। स्वतंत्रता के बाद भू सुधारों की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन इसमें गति लाने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के बाद इसकी शुरुआत की गई लेकिन बहुत धीमा चल रही है, इसमें गति लाने की आवश्यकता होगी। जैसे पंजाब हरियाणा में हुआ ठीक उसी तरह बिहार में भी हो जाए, लेकिन यहाँ पे हो नहीं सकता है। और कृषि ऋण, कहिएगा छोटे किसान बीज, खाद, कीटनाशक, श्रमिक आदि के लिए महाजनों या अन्य संस्थाओं से क्या ले लेते हैं? कर्ज ले लेते हैं। लेकिन ऊंची सूद दर, कम उत्पादन, मौसम की बेरुखी, बिचौलियों के कारण किसानों को पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता है, समझे ना। ऐसी स्थिति में वे ऋण नहीं लौटा पाते हैं। इनके लिए कृषि उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है। इससे क्या होता है? कृषि उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है, क्योंकि वो जो खेती करता है वो महाजन से क्या लेकर आता है? कर्ज लेकर आता है ऊँची दर पे, समझे, 4, 5, 6 पे ऐसे लेकर आता होगा, समझे ना, तभी न कृषि होती है प्रभावित। अब देखिए वो विपणन, क्या है? विपणन। तो विपणन में आप क्या लिखिएगा? कहिएगा अच्छी बाजार व्यवस्था के अभाव में किसान अपने उत्पादों को बिचौलियों या व्यापारियों को सस्ते दाम में
बेचने पर बाध्य हो जाते हैं और उनके उचित मूल्य नहीं देते हैं। फसलों के अत्यधिक उत्पादन को नहीं तो सही ढंग का बाजार में पहुंचा पाते हैं और ना ही बिक्री कर पाते हैं। बिचौलिए इस स्थिति का लाभ उठाते हैं। ये जो बिचौलिए होते हैं, समझे नहीं, इसे बिचौलिए जो बीच में गेहूँ चावल खरीदता है या क्या करता है, हमसे कम दामों पर खरीद लेता है और बाजार में जाके बेच देता है। लेकिन हमारे क्षेत्र में बाजार नहीं होता है तो हम लोग नहीं बेच पाते हैं, जिस कारण हमको उचित दाम नहीं मिलता है, उचित दाम नहीं मिल पाता है। अब देखिए परंपरागत कृषि क्या है, कहिएगा कि भारतीय किसान हल, बैल, कुदाल, खंती, खुरपी, हंसुआ इत्यादि परंपरागत औजारों से खेती करते हैं। फसल की कटाई रोपाई मानव श्रम पर आधारित है। फसल का एक भाग बीज के रूप में प्रयोग करते हैं। उन्नत किस्म के बीजों का प्रचलन बहुत कम है। अब उन्नत किस्म का बीज नहीं यूज करिएगा तो जानते तो फिर तो अच्छा होगा, नहीं फिर अच्छा से फसल भी नहीं हो पाएगा। तो आप फसल के लिए उन्नत किस्म का बीज का उपयोग करिए, उन्नत किस्म का बीज का उपयोग करिए। अब आइए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। अब देखिए बिहार में गहन कृषि क्या की जाती है, बिहार में क्या की जाती है, गहन कृषि की जाती है। अब इसमें इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इम्पोर्टेंट यहाँ से है। तो अब देखिए यहाँ से ये सब दीर्घ काम देगा, समझे, हम सब आपको क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। चूँकि हम पढ़ रहे थे तो सारा टिक लगा दिए कहाँ किसका आंसर है, कैसे आंसर बनेगा नहीं बनेगा, समझे। देखिए कहता कि बिहार प्रांत की कृषि मानसून पर आधारित है। बिहार प्रांत की कृषि किस पर आधारित है, मानसून पर आधारित है। वर्षा पर निर्भर होने के कारण, वर्षा पर निर्भर होने के कारण ये फसल जो है वर्षा पर निर्भर होने के कारण देखिए थोड़ा सा दिक्कतें आ जाती है, समझे ना। अब देखिए आगे, वर्षा पर निर्भर होने के कारण फसलों के उत्पादन में अनिश्चितता बनी रहती है। पर्याप्त वर्षा होने से फसल अच्छी होती है, जबकि अल्पवृष्टि से फसलों का नुकसान होता है। और इस तरह फसलों को प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर करती है। हमारे यहाँ जो बिहार की जो फसलें वो प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर करती है। अब देखिए खेती करने के पुराने तरीके हैं। हल, बैल, कुदाल, खुरपी ही प्रमुख उपकरण है। खेती श्रम अधिक आश्रित है, मतलब श्रम मेहनत पर ज़्यादा आश्रित है। परंपरागत कृषि की विशेषता है, ये सब किस कृषि की विशेषता है, परंपरागत कृषि की विशेषता है। अब देखिए कहता है कि छुपी हुई बेरोजगारी हमारे भारत की खास विशेषता है। छुपी हुई बेरोजगारी हमारे भारत की खास विशेषता है। यहाँ सभी के अधिकांश सदस्य फसल बुआई कटाई के दौरान कृषि कार्यों में लगे रहते हैं। ऐसा उन्हें स्वयं के लिए रोजगार में लगा होना समझ में आता है, जबकि वे वस्तुतः रोजगार के अभाव में ही इन कार्यों को संलग्न करते हैं। बिहार राज्य में कृषि जीवन निर्वहन के लिए किया जाता है, मतलब हमारे बिहार राज्य में कृषि जो होता है जीवन निर्वहन के लिए किया जाता है। जनसंख्या का अत्यधिक बोझ, रोजगार के अन्य साधनों के अभाव से कृषि ही अर्थ प्राप्ति का स्रोत है, मतलब कि कृषि हमारे बिहार में अर्थव्यवस्था का क्या हो गया, स्रोत हो गया है। अब देखिए आगे क्या कहता है। अब देखिए यहाँ कृषि का स्वरूप व्यावसायिक नहीं हो पाया, मतलब कि बिजनेस के तौर पे नहीं हो पाया। लेकिन वर्तमान में बिहार कृषि क्षेत्र में ट्रैक्टर, पावर टिलर, इस सब का, ये देखिए ट्रैक्टर, टालर, पावर है, नफारा है, रोटावीटर भी है। कहाँ रोटावीटर है इसमें रोटावीटर नहीं है, समझे। इन सब उपकरण का क्या करा है, उपकरण का उपयोग करा, आधुनिक उपकरण, आजकल के उपकरण ये सब है, समझे ना। अब देखिए आगे क्या कहता है। देखिए भारत में हरित क्रांति का जनक जो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। आप याद रखिएगा, समझे ना। कहता है यहाँ की कृषि सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित करने वाला है, मतलब बिहार की कृषि सांस्कृतिक जीवन को क्या करने वाला है, प्रभावित करने वाला। इसमें अब कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, इंपॉर्टेंट यहाँ है, समझे ना। तो इंपॉर्टेंट पे चलिए, जो भी इंपॉर्टेंट आपके लिए काम देगा उस पर चलिए, समझे ना। कहता 1960 के दशक में कृषि के क्षेत्र में व्यापक बदलाव आए। 1960 के दशक में कृषि के क्षेत्र में क्या है, व्यापक बदलाव आए, समझे ना। अब इसके बाद देखिए जब व्यापक बदलाव आ गए तो क्या होता है, समझे ना, व्यापक बदलाव आए, समझे। इन्हीं बदलावों के कारण इसे हरित क्रांति के नाम से जाना गया, मतलब व्यापक बदलाव के कारण इसे हरित क्रांति के नाम से जाना गया है। इसके अंतर्गत परंपरागत कृषि के बदले वैज्ञानिक उपकरण, संकर बीज, कीटनाशक एवं सिंचाई जैसे विभिन्न उन्नत तकनीकों का प्रयोग किया गया। किसके दौरान, हरित क्रांति के दौरान इन सब का शुरुआत किया गया, समझे। एक ही फसल के साथ दूसरी फसल को लगाना अंतर कृषि कहलाता है। एक ही फसल के साथ दूसरे फसल की खेती करना, लगाना, फसल को लगाना अंतर कृषि कहलाता है, समझे ना। तो गेहूं के साथ सरसों का फसल बोना, गेहूं के साथ सरसों का फसल बोना, और आलू के साथ बकुली, मूली, सरसों
उपजाने के पैदावार से बढ़ोतरी हुई, मतलब कि एक ही खेत में अलग अलग प्रकार के एक ही साथ फसल उपजाने लगी, समझे, हरित क्रांति के बाद। अब देखिए, भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने सबसे पहले वैज्ञानिक कृषि उपकरणों का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया, समझे। यहाँ के किसानों ने खेतों की जुताई और फसल ढुलाई के ट्रैक्टरों का प्रयोग शुरू किया। ट्रैक्टरों का प्रयोग हरियाणा और पंजाब के लोगों ने करना शुरू कर दिया, समझे ना। और आगे कहता है कि फसल काटने के लिए मशीनों का उपयोग होने लगा। सिंचाई के लिए डैम बनाकर नहरों का जाल बिछाया गया है, जिससे मानसून पर निर्भरता कम हुई है। राजस्थान जैसे प्रदेशों में भी इंदिरा गांधी नहर बनाया गया, समझे। और देखिए, धान की फसल उगाई जाने लगी। प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा के लिए फसलों का बीमा प्रावधान और कम ब्याज पर बैंकों से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया गया, मतलब कि कम ब्याज पर बैंकों से लोगों को, समूहों को लोन दिलाया गया, समझे ना। अब ग्रामीण बैंक, सहकारी समिति, पैक्सों का गठन, किसान क्रेडिट कार्ड किया गया, इस सब से गठन किया गया, समझे ना। अब देखिए आगे, क्रेडिट कार्ड की सुविधा किया गया और वित्तीय मदद उपलब्ध कराएगी, अब देखिए, बिस्कोमान जो होता है ना, बिस्कोमान ये किसानों को खाद और बीज उपलब्ध कराती है। बिस्कोमान किसानों को क्या उपलब्ध कराती है? खाद और बीज उपलब्ध कराती है। तो इसको बात आप नोट डाउन कर लीजिएगा, समझे ना। अब देखिए, श्री हरि विधि क्या है? भारत में श्री हरि विधि से खेती बहुत जगह की जाती है, समझे। इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसको आप क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या करता है, सबसे पहले वो जो बीज होता है, धान का जो बीज होता है, जो होता है, क्या करते हैं उसको, बीज को समझे खेतों में डालते हैं। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके बाद फिर उखाड़ के फिर उसको कादो करके उसमें रोपा जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, श्री विधि कहते हैं, श्री विधि कहते हैं, समझे। और श्री विधि से ही गहन कृषि की जाती है। श्री विधि से क्या कहते हैं, गहन कृषि की जाती है। अब देखिए, उपलब्ध कराती है और सरकारी भूमि विकास बैंक की स्थापना की। बिहार में कृषि कार्यों की बढ़ोतरी हुई। बिहार में कृषि कार्यों की क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। अब देखिए, जैविक खाद क्या है? जैविक खाद क्या है? जैविक खाद के बारे में आप जान लीजिए, समझे ना। अब देखिए, कहिएगा कि जीवों के अवशेष, खरपतवार और गोबर, पत्तियों, छिलकों को सड़ाकर बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, जैविक खाद कहते हैं। अब देखिए, जैविक खाद क्या होता है? जैविक खाद के उपयोग पर बल दिया गया। अब तो किसान के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशन भी खोले गए हैं, जहां से किसानों के लिए विशेष प्रसारण या उनके प्रश्नों का उत्तर हल किया जाता है। प्रखंडों में कृषि सलाहकार भी किसानों को सलाह देते हैं। प्रखंड में कृषि सलाहकार भी किसानों को कहते हैं, सलाह देते हैं। मिट्टी के जांच के लिए सभी प्रखंडों में प्रयोगशालाएं स्थापित की गई। मिट्टी के जांच के लिए सभी प्रखंडों में प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है, ताकि मिट्टी की उर्वरता जांच कर आवश्यकता अनुसार उपाय किया जा सके। ATMA एवं बामेटी जैसी संस्थाएं कृषि के लिए क्षेत्र में किसानों को मददगार सरकारी एजेंसियां हैं, जिसे खाद, बीज, केचुआ पालन का प्रशिक्षण किसानों को दिया जाता है। जिससे क्या देता है, किसानों को जैविक खाद, केचुआ और सबका पालन करने का प्रशिक्षण देता है। अब देखिए, इसके अलावा उत्पादों की प्रदर्शनी लगाकर उत्पादों को पुरस्कृत किया भी जाता है। खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तो बड़े बड़े उपभोक्ता बाजार श्रृंखला के व्यापारी किसानों से क्या करते हैं, सीधे उत्पाद को खरीद लेते हैं। सीधे उत्पाद को क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। अब देखिए, यहाँ एक इम्पोर्टेंट स्लाइड है, आप याद रखिएगा, याद तो रखना जरूरी ही है। देखिए, कहता है असम प्रदेश में चाय की सर्वाधिक खेती की जाती है, नोट करिएगा। चीन देश में भी चाय के बड़े बड़े बागान हैं, लेकिन दार्जिलिंग के हैप्पी घाटी को चाय का विश्व में सर्वाधिक मांग है। मतलब कि दार्जिलिंग में जो हैप्पी घाटी है ना, वहाँ पर चाय की सर्वाधिक मांग है, वहाँ की चाय की सर्वाधिक मांग है। अब देखिए, अब कहता है उत्तर पूर्व भारत चाय प्रदेश असम घाटी, मतलब कि जो चाय प्रदेश कहा जाता है। असम घाटी जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में स्थित है और यह एक निम्न भूमि है। कैसी भूमि है? एक निम्न भूमि है। चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक प्रदेश बन चुका है। कौन सा? असम। भारत के अन्य चाय उत्पादक क्षेत्र के विपरीत, जहां चाय उत्पादन पर्वतीय ढालों पर किया जाता है, असम में चाय उत्पादन नदी घाटी में अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर की जाती है। अब देखिए, चाय में काम करने वाले अधिकांशतः स्थानीय लोग कछारी लोग होते हैं। चाय में काम करने वाले स्थानीय लोग क्या होते हैं? कछारी लोग होते हैं। क्या होते हैं? कछारी लोग होते हैं, समझे। अब चाय उत्पादन के लिए देख लीजिए, चाय उत्पादन के लिए जो औसत तापमान 25 डिग्री से तय रहना चाहिए और वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, तब जाकर मौसम उष्णकटिबंधीय जलवायु को जन्म देती है। साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाई गई उपजाई जलोढ़ मतलब कि उपजाई जलोढ़ नदी द्वारा लाई जाती है, समझे ना।
लाई जाती है। इसके बाद उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। ऐसा परिस्थितिक चाय उत्पादक देखिए अनुकूल मानी जाती है। इस जलवायु के कारण असम की चाय में विशेष स्वाद व खुशबू आती है। असम में विशेष रूप से काली चाय उत्पादन होता है। ये देखिए असम में चाय उत्पादन की खेती ऐसी किया जाता है, चाय बागान ऐसे लगाया जाता है, समझे। चाय बागान देख लिया, आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, पूरा वीडियो देखते रहिएगा कैसे कैसे चाय उत्पादन कीजिएगा करता है, आपका दिमाग उससे विकसित होगा। अब देखिए असम घाटी में व्यापारिक स्तर पर चाय उत्पादन संगठित रूप से शुरू करने का श्रेय जो है ना वो रॉबर्ट ब्रूज को जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम 1823 ईस्वी में यहाँ के उत्पादित चाय को ब्रिटेन के बाजारों में पहुँचाने का महत्वपूर्ण अदा की है, समझे, महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, इसलिए इसका नाम है। देखिए कहता कि ब्रिटेन से आने वालों की मांग के कारण यहाँ चाय उत्पादन का तेजी से विकास हुआ। आज यहाँ लगभग 6,80,100 किलोमीटर चाय उत्पादक प्रतिवर्ष होता है। बताइए 6,80,400 किलो इतने होता है कहाँ उत्पादक प्रति वर्ष, एक साल में इतने हो जाता है। अब देखिए अब उत्तर पश्चिम भारत के खाद्यान्न फसल जो प्रदेश पंजाब है इसके बारे में तो जान लेते हैं। कहता है कि पंजाब भारत का अग्रणी कृषि उत्पादक प्रदेश है। भारत में हरित क्रांति का वास्तविक असर कहाँ देखने को मिला? पंजाब में ही देखने को मिलता है। हरित क्रांति के अंतर्गत उन्नत बीज के किस्मों के बीज का उपयोग किया गया है और सिंचाई सुविधा तथा आधुनिक कृषि उपकरणों के उपयोग के कारण खाद्यान्न फसल जो है विशेष रूप से गेहूँ उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा है। इसीलिए इस प्रदेश को गेहूं का टोकरा कहा जाता है। पंजाब को क्या कहा जाता है? गेहूं का टोकरा कहा जाता है। पंजाब को गेहूं का टोकरा कहा जाता है। आज देश का 20% अधिक गेहूं का उत्पादन पंजाब में होता है। 20% से अधिक का होता है पंजाब में होता है। सिंचाई की बढ़ती सुविधाओं के कारण यहाँ देश के अन्य भागों में अपेक्षा वर्षा में अधिक फसलें सामान्यतः 4 वर्ष प्रति वर्ष का उत्पादन होता है। पता है 4 वर्ष प्रति वर्ष का उत्पादन कहाँ होता है? पंजाब में होता है, समझे ना। अब देखिए कहता है कि साथ ही इस कम वर्षा वाले क्षेत्रों में धान का उत्पादन भी तेजी से बढ़ा है। 2 फसलों के अतिरिक्त मक्का, तिलहन, दलहन, कपास इत्यादि फसलों के साथ साथ व्यापक स्तर पर डेयरी फार्मिंग भी की जाती है, जिससे बड़े पैमानों पर डेयरी उत्पादक जैसे दूध, घी, अंडा, मांस का भी व्यापक उत्पादन होता है। भारतीय कृषि में पंजाब अग्रणी स्थान है। इसके बावजूद भारत को देखिए खाद्यान्न संकट से उबारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर इस कृषि को सक्षम अनेक समस्याएं आती है। चलिए अब देखिए कहता है कि यहाँ शेष भारत के लिए चेतावनी है कि सूचक मुख्य समस्याएं हैं इस प्रकार। जैसे पंजाब में देखिए विशेषताएं क्या है, मुख्य समस्याएं क्या है, समस्याओं को देख लेते हैं। पंजाब में कृषि योग्य भूमि की उर्वरा शक्ति तेजी से क्या हो रही है? तेजी से कम हो रही है। बहुत सोचने वाली बात है। अत्यधिक सिंचाई के कारण खेती को जल जमाव की समस्या हो रही। देखिए यहाँ समस्या हो जाएगी, बड़ी आफत हो जाएगी, क्योंकि 20% कृषि कार्य गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? अकेले पंजाब में होता है। अब देखिए रासायनिक खाद के अत्यधिक उपयोग के कारण मिट्टी में प्रदूषण बढ़ चुकी है और उर्वरा शक्ति क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है, समझे ना। आगे कहता है कि कृषि उपकरण, उन्नत बीज, कीटनाशक, बढ़ते उपकरणों के कारण कृषि लागत बढ़ रही है। बंटवारे के कारण खेतों का आकार क्या होते जा रहा है? छोटे होते जा रहा है, समझे ना। आपका यह चैप्टर यहीं खत्म हो गया, समझे ना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है और आपको यह पूरा समझ आया है तो आप हमारे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, समझे ना। और कमेंट करके हमको बताइए, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो थोड़ा बहुत तो आप हमारे लिए भी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दें, ऑल आइकन क्लिक कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, समझे ना। अब वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, समझे ना।